बेटा मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है जिससे हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं। नंबर वन, उनकी परसेंटेज क्या है आइसोटोप के बाद, और जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो उससे हम एक्यूरेट आइसोटोपिक मास निकालेंगे। ये वाला पार्ट जो है हमने छोड़ दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरेशन का, वरना ये तीन पार्ट्स जो हमने करवा दिए थे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पहला चैप्टर था उसमें ही करवा दिया था। इसकी जो मेन फीचर्स हैं आपके सामने, 5 मेन फीचर्स हैं, तो इसको देख के तो शायद समझ ना आए, तो इसलिए इसको एक एक को समझाने के लिए यहाँ पर काम शुरू करते हैं कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहले ना आपके पास यहाँ पर एक चैम्बर होता है और इसमें फिलामेंट लगा होता है, और हीट करने के लिए ये है हमारा ओवन। इसमें आपको अपने सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो सैंपल लेट से आपके पास जो था वो एक गैस सिरिंज से आपने इसमें सिरिंज से कनेक्ट करके आपने इसमें सैंपल इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये सैंपल जो है अभी आपका वही सैंपल यूज कर रहा हूँ जो उसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं ताकि बात समझ आ जाए। तो लेट से इट इज क्लोरीन। जैसे इसमें ऐड करेंगे तो क्लोरीन के पार्टिकल्स इसमें आ जाएंगे, एंड क्लोरीन तो ऑलरेडी गैस है तो मुझे ओवन को ऑन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये हर एलिमेंट के आइसोटोप्स बताता है तो सारे एलिमेंट्स हमारे पास गैस नहीं होते, कुछ एलिमेंट्स लिक्विड होते हैं जैसे ब्रोमीन हो गया, कुछ हमारे पास गैस की और सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। तो दे नीड टू बी, फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू बी कन्वर्टेड टू गैस। इसके बाद जो है इसको हमने कनेक्ट किया होता है एक चैम्बर के साथ, और ये आपके पास आ गया इस तरीके से, एक ट्यूब सी होती है हमारे पास। इसमें ना प्रेशर हमने रिड्यूस किया होता है, तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो रिड्यूस कर देते हैं वैक्यूम पंप से, और इसको हमने इसके साथ कनेक्ट किया होगा, इसको इसके साथ कनेक्ट तो कर देते हैं लेकिन बीच में हमारे पास इसमें क्लोज किया इसको वॉल्व लगा के। तो अब जब इसको मैं खोलूंगा तो ये पार्टिकल्स सब भाग के जाएंगे। क्यों, वजह बताएं। और मैं चाह भी ज्यादा उस तक जाए पार्टिकल्स, क्यों भाग के जाएंगे? प्रेशर इज रिड्यूस, वैक्यूम बना हुआ। तो जैसे ही खोल देंगे आप लोग तो ये पार्टिकल्स जो है यहाँ पहुंच जाएंगे। पार्टिकल्स आर क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन गैस के पार्टिकल्स हैं। फिर जो है यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन गन से इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं, यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस जगह पर। ये सारी की सारी नेगेटिव साइड प्लेट है, जबकि इस तरफ आपके पास पॉजिटिव साइड प्लेट है। हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो हाई वोल्टेज। तो होता यह है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इसमें स्पीड से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे होते हैं, और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो जब ऐसा होगा तो ये पार्टिकल के साथ स्ट्रक करेंगे कि नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स? तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर ये जो सामने इनके आ रहे हैं पार्टिकल्स, वो पार्टिकल कुछ इस तरीके का था, के। ये था हमारे पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल। इसके पास यू नो के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं इसके पास अच्छी खासी क्वांटिटी। अब जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी का फॉल करेगा, स्ट्रक करेगा इसके साथ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो ये जब निकलेगा ना यहाँ से, तो आपके पास इसमें से दो पार्टिकल निकलेंगे यहाँ से। स्पीड बहुत ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ये खुद है और एक इलेक्ट्रॉन इसने इसका भी निकाल दिया। रिपल्जन
नेगेटिव नेगेटिव जिसमें से निकल जाएगा। इसके बाद आपके पास यही पार्टिकल अब बन जाएगा Cl एंड Cl, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, तो क्या चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर? पॉजिटिव। और हमारी ख्वाहिश भी यही थी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन जाए। इस इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी का नाम क्या था? आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब हमने कोई भी पार्टिकल हो, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कुछ भी हो, उसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या ये बात हमारे कंट्रोल में है या नहीं? एक क्यों निकालना है बात बताऊंगा आपको, लेकिन अभी बताएं कि हमेशा हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या हमारे कंट्रोल में है ये? यस, हम उतनी एनर्जी देंगे हर पार्टिकल के हिसाब से, एक ही पार्टिकल निकलेगा। इसका मतलब कि इसमें कुछ पार्टिकल्स जो है हमारे पास, दैट विल बिकम टर्न इनटू Cl2 पॉजिटिव। यस नो? जब ये Cl2 पॉजिटिव बन जाएंगे, इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखना जाएगा, वेरी अनयूजुअल, कि Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया था हाई एनर्जी वाला, और अब जो है आपके पास इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। ऐसी इक्वेशन आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखी। यकीन करें कि आपने जो इक्वेशन देखी है ना, वो सिर्फ ये देखी है आप लोगों ने कि आदिया बेटा आप हो क्या क्लास में? आदिया, अच्छा, तो यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कलर का मसला। तो जब भी हमने जिंदगी में किया ये काम कुछ ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन जब ऐसे लिखते थे, इस पे माइनस चार्ज लेके आते थे हमेशा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेट एडेड। तो इस बार क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो ये स्पीड में इसको निकाल के ले जाएगा। अगर बुलेट है मेरे पास, मैं इस एग्जांपल लेता हूँ, बुलेट है मेरे पास, मैं इस बंदे को देता हूँ, इसके पास एड अप हो जाएगी, दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसको ही अगर मैं ऐसे करके मारूंगा तो इसकी कोई चीज उड़ा के ले जाएगा, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन से हम ये फायर करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैं नहीं कह रहा कि आपके पास जो है सारे के सारे क्लोरीन के एटम्स जो है वो चार्ज हो गए, कुछ तो हो गए होंगे ना। तो उनमें से करोड़ों अरबों में से कुछ पॉजिटिवली चार्ज बन गए, कुछ वैसे ही अभी भी, और यहाँ पर ये घूम रहे हैं। अच्छा, फिर क्या किया होता है हमने यहाँ पर ना, इस जगह पर इसमें सिर्फ एक होल रखा था ताकि पार्टिकल्स आ सके, बाकी पूरा क्लोज्ड है। तो आपके पास सिर्फ पार्टिकल्स आने के लिए रास्ता छोड़ा था यहाँ पर। एंड इस प्लेट को बाकी बंद किया हुआ है यहाँ पर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी लगाया, दिस इज कनेक्टेड टू डीसी वोल्टेज। एंड आगे एक प्लेट लगाई हमने इस तरीके से, इसमें भी एक होल छोटा सा किया हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया। आप मुझे बताएं कि पार्टिकल्स इसमें जो बन चुके हैं, जैसे भी बन चुके हैं, क्या वो यहां से मूव कर सकते हैं कि अंदर ही रहेंगे, ज्यादा टाइम अंदर गुजारेंगे या बाहर निकलेंगे? क्योंकि निकलने के रास्ते वो छोटा सा, तो दे गेट कोलाइड विद ईच अदर, कोलिजन करेंगे। जब कोलिजन करेंगे तो टूट भी सकते, कोलिजन करेंगे तो उनका बॉन्ड टूट भी सकता है। हम चाह रहे टूटे। पहला काम क्या किया हमने, गैस में कन्वर्ट किया। दूसरा काम उनको आयोनाइज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बना दिया। तीसरा काम हम चाहते हैं कि टूटे और इसकी फ्रेगमेंटेशन हो। अगर ये पार्टिकल यहां से टूट जाता है तो याद रखिएगा कि आपके पास इसकी होमोलिटिक फिजन होगी, एंड ऐसा करने से आपके पास यही पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल बन जाएगा। इससे दो चीजें बनेगी। नंबर वन, सोचो, मैं भी सोचता हूं, तो एक बच्चा इस बन जाएगा आपके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, और इसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, ये था, ये था, ये था और ये था और ये था, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज रेडिकल एंड दिस इज कैटाइन। फिर हमने यहां पर ऐसा किया था कि पहले इसमें आपके पास क्लोरीन को हमने चार्ज कर दिया। दूसरी बात यहां पर पता चली कि कुछ आपके पास Cl2 के अलावा Cl पॉजिटिव बने होंगे एंड कुछ रेडिकल भी होंगे। तो ये पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे भी हैं कि जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में, ऐसे भी जो टूटते हैं। अब ये प्लेट जो है, अगर कोई पार्टिकल यहां पहुंच जाता है कि अस्सलाम वालेकुम, घूमता घूमता, ये प्लेट क्या करेगी? इसको रिपेल करेगी। किसको? सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को।
तो ये रिपल्जन देगी, जबकि वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो बहुत सारे पार्टिकल्स की मूवमेंट की जो डायरेक्शन बन जाएगी वो ये बन जाएगी। इनमें से कुछ पार्टिकल्स विल बी एबल टू क्रॉस दिस बैरियर एंड विल कम आउट ऑफ चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर से बाहर निकल आएंगे। तो कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे? द प्रोबेबिलिटी इज, आपके पास इसमें Cl पॉजिटिव भी होगा, Cl रेडिकल भी होगा, Cl2 पॉजिटिव भी होगा एंड Cl2 मॉलिक्यूल भी होगा। सारी प्रोबेबिलिटी बनाती यही हो सकते हैं, तो कुछ हो सकता है। आगे जो है हमने यहां पर इसको नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन निकालना है, आयोनाइज करना है, इसको कर्व पार्ट दे दिया एंड यहां पर हमने अप्लाई कर दी है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर हमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है। अब बताएं कि क्या होगा, डिफ्लेक्शन। कौन से पार्टिकल विल शो डिफ्लेक्शन, चार्ज या अनचार्ज? चार्ज पार्टिकल विल शो डिफ्लेक्शन। सो ओनली चार्ज पार्टिकल विल शो डिफ्लेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट, डिफ्लेक्शन जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर या साइज के ऊपर? सोचो, मैं भी सोच रहा हूं। डिफ्लेक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। एंड डिफ्लेक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन साइज, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। यस नो, छोटा पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्शन करेगा या बड़ा पार्टिकल? Cl35 या Cl37 मोर डिफ्लेक्शन, 35 मोर डिफ्लेक्शन करेगा एंड 37 कम करेगा। Cl+2 या Cl+1, फर्स्ट टू ज्यादा करेगा। ये बात भी समझ आ रही है। हमने इलेक्ट्रॉन कितने निकाले? एक। +2 कहां से आया, +1 चार्ज आया, हमने कहा कि एक ही निकालना, एक इलेक्ट्रॉन निकाला ना, एक तो वो खुद था। तो बेटा अब बताएं कि सारे पार्टिकल को चार्ज क्या है, +1। अब डिफ्लेक्शन चार्ज की बेस के ऊपर होगी या मास की बेस के ऊपर? चार्ज तो एक ही रखा सबके ऊपर, जानबूझ के हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला ताकि मास की वजह से डिफ्लेक्शन ना हो और चार्ज की वजह से डिफ्लेक्शन ना हो, सिर्फ मास की बेस के ऊपर। तो बेटा इसमें दो तरह के पार्टिकल्स होंगे हमारे पास। नंबर 1, एक होगा क्लोरीन पॉजिटिव 35 वाला, और एक पार्टिकल होगा आपके पास क्लोरीन 37 पॉजिटिव वाला। यस नो, आगे डिफ्लेक्शन तो ये करेंगे, और हमने आगे जाके डिटेक्टर लगाया यहाँ पर, एंड डिटेक्टर इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है जिसके पास जो है ना, हमने यहाँ पर इसको फर्दर जो है नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है आगे छोटे छोटे उनके साथ कनेक्ट कर दिया इसको। तो यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ ले आता हूँ, और फिर जो है यहाँ के बाद इसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, और फिर आप समझदार हैं कि इन पे पार्टिकल्स आके गिरेंगे। सही, इनके ऊपर पहले से ग्रेजुएशन कर दी हमने, कहा पहले से निशान लगा दिया कि अगर आपके पास यहाँ पे 34 लिख दिया, यहाँ पे 35 लिख दिया, यहाँ पे 36 लिख दिया, 37, 38, 39 एंड 40 एंड 41। कैसे बनाया डिटेक्टर? हमने हाइड्रोजन को फेंका, हाइड्रोजन को जहां पे जाके गिरा उस पॉइंट को हमने 1 कर दिया कि उसका मास कितना होता है, 1। फिर हमने यूरेनियम को फेंका, जहां पे वो गिरा उसको मैंने 239 कर दिया, 238 कर दिया। तो 1 एंड 238 के दरमियान ग्रेजुएशन तो कोई भी बना सकता है, और उन्हीं जगहों पे हमने ये प्लेट्स लगा दी छोटी छोटी। अब मुझे बताएं कि इनमें से ज्यादा डिफ्लेक्शन कौन करेगा? ये दो पार्टिकल्स आपके पास प्रोड्यूस हुए थे, एक 37 वाला है, एक 35 वाला। डिफ्लेक्शन दोनों करेंगे, ज्यादा कौन मुड़ जाएगा? 35 ज्यादा मुड़ेगा, इधर आके गिरेगा अपनी जगह पे, और ये थोड़ा सा कम डिफ्लेक्शन करेगा तो थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा उससे। यस नो, अब ये चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पे गिरेंगे तो क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज Cl35, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव प्लेट के पास, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पास होगा लाइट ब्लिंक कर जाएगी, डिटेक्टर की लाइट ब्लिंक कर जाएगी कि यहाँ पे पार्टिकल गिरा। इसका मतलब जब ये पार्टिकल इस पे गिरेगा तो आपके पास इसमें एक लाइट ब्लिंक करेगी ये वाली और एक करेगी ये वाली। तो आपको इससे क्या पता चला कि क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से? 35, अगर 37। 38 की लाइट ब्लिंक कर गई इसका मतलब कितने आइसोटोप्स हैं? अगर सिर्फ एक ही लाइट ब्लिंक करती तो आपको इससे आइसोटोप का समझ हो गया।
नंबर 1। तो हमें पता चला क्लोरीन में 2 लाइट ब्लिंक करी। मैंने सोडियम का सैंपल डाला, टाइम ब्लिंक की, और वो एक टाइम। इससे क्या पता चला आपको? रेशियो इनकी आ गई आपके पास। क्या इस रेशियो से परसेंटेज निकाल सकते हैं? तो आपको अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो यहां पर आपके पास क्लोरीन की जो आपके पास थी, एक 35 वाला था और एक था आपके पास 37 वाला। इसकी लाइट ब्लिंक करी 3, इसकी 1 टाइम। अगर परसेंटेज निकालनी हो तो 3/4 इंटू 100 एंड 1/4 इंटू 100 परसेंटेज निकल सकती है इनकी, 75% एंड 25%। इस बात समझ आई? अब इसको करते हैं जरा साइड पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आपने करना कुछ नहीं था, मास स्पेक्ट्रोमीटर में आपने सैंपल डालना होता है, फिर बैठ के इंतजार करना होता है, वेट करना होता है कि क्या होगा। नंबर 1, इस एक्सिस पे आपके पास होती है अबंडेंस, जबकि इस एक्सिस पे आपके पास होती है चार्ज अपॉन मास रेशियो। बेटा आओ जरा इसका चार्ज टू मास रेशियो निकालने की कोशिश करो, इसकी भी और उसकी भी। 1/35, चार्ज इज 1 एंड द मास इज 35, एंड 1/37। आंसर होल नंबर में आएंगे, फ्रैक्शन में आएंगे? फ्रैक्शन में आएंगे। फ्रैक्शन में बात आसान हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। इस चीज को आसान करने के लिए अगर मैं ऐसा कर दूं तो अब क्या होगा? होल नंबर में आएगा आंसर। और चार्ज हमने क्या रखा था? हमेशा 1 रखा था, जानबूझ के। इसका मतलब आपके पास ये केमिस्ट्री की वाहिद जगह है जहां पर आपके पास मास अपॉन चार्ज आएगा, इसी को चार्ज अपॉन मास। मास के हिसाब से सॉर्टिंग हुई है बिकॉज द चार्ज इज ऑलवेज 1 ना। आपके पास यहां पर डिवीजन लगी होगी 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40 भी कर देते हैं। पता चला आपको कि एक आपके पास 35 की लाइट ब्लिंक करी थी, एक करी थी 37 की। इसका मतलब कितने आइसोटोप्स हुए? फिर आपको पता चला कि इसकी हाइट जो है इतनी आ रही है। इससे क्या निकल आएगी आपके पास? परसेंटेज या रेशियो निकल आएगी। इज इट क्लियर? अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास इसमें एक पार्टिकल ये वाला भी था। कौन सा वाला नजर आ गया? ये भी तो पार्टिकल है, ये भी तो पहुंच सकता है डिटेक्टर पे कि नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता? जब पहुंचेगा तो इसकी पीक आएगी कि नहीं आएगी? कहां पर आएगी? शाबाश, 71 पे आएगी। ठीक, चल काम पीक आएगी इसकी। चलो फिर यहां पर ये बात भी करने की कोशिश करते हैं। देखें, आपके पास जब आपने क्लोरीन का सैंपल यूज किया था तो डिटेक्टर तक पहुंचते हुए 2 रास्ते हैं। अगर तो ये स्प्लिट हो गया, स्प्लिट टूट गया, तो आपके पास बन जाएगा Cl पॉजिटिव, यस। और अगर ये ना टूटा, अनस्प्लिटेड पहुंचा, तो आपके पास बन जाएगा Cl2 पॉजिटिव, यस। तो तीसरा रास्ता तो कोई नहीं है। अगर टूट जाता है तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी जिसको आप जानते हैं, मैंने एग्जांपल वो उठाई है, इसका मास 35 हो सकता है। दूसरा पार्टिकल कौन सा हो सकता है? 37। तो सिर्फ आपके पास इसमें 2 पीक्स आएंगी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं चार्ज टू मास रेशियो मतलब ये, तो आपके पास इसकी पीक कहां पर आएगी? 35 पे। इसकी कहां पे आएगी? 37 पे। उधर चलते हैं। उसमें आपके पास क्लोरीन एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, गेटिंग पॉइंट। दूसरा आपके पास पॉसिबिलिटी हो जाएगी ये वाला यही रहे, तीसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपके पास ये वाला यही रहे, और चौथी पॉसिबिलिटी हो जाएगी के समझ गए बात को? मीन्स के ब्लैक वाला जो है इट मीन्स कि इट इज 35 और ये भी 35। दूसरी बात कि ये 35, समझ रहे हैं बात को? और ये 37, ये 37 एंड ये 37 एंड ये 37, all these will be charged particle
एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो बताओ कि पीक कहां कहां पर आएगी, इसकी पीक किस जगह पर आएगी? 70 पे, 35 यस सर। क्या बे, ढक्कन प्लस को इधर रखना है। दूसरी वाली पीक कहां पे आएगी? 72 पे। तीसरी वाली पीक कहां पे आएगी? एंड चौथी वाली पीक कहां पे आएगी? आप एक बात को समझे, जो मैंने सेकंड और थर्ड जो पीक बनाई है 72 वाली, ये बात समझ आई आपको? प्रोबेबिलिटी है, दोनों के चांसेस डबल हो गए। आपके पास इसी स्पेक्ट्रम में आगे जाके कुछ पीक्स और आएंगी, तो आपके पास आगे जाके कुछ और पीक्स आएंगी 70 एंड फिर 71, 72, 73, 74। कहां कहां पे आएगी? एक आएगी पीक 70 पे, एक आएगी 72 पे, एक आएगी 74 पे। इसकी हाइट डबल होगी, रेशियो इसकी होगी 1:2:1। इनकी रेशियो के बारे में अगर बात करता है हाई वाले की, तो हायर एमआर पे जो पीक्स आ रही है किस वजह से आ रही है? मॉलिक्यूल बगैर टूटे पहुंचा। एंड जो लो पे आ रही है, जो 3:1 आई थी आपके पास, इसका मतलब मॉलिक्यूल टूट के पहुंचा। जब टूट जाएगा तो मास कम होगा, जब नहीं टूटेगा तो मास ज्यादा होगा, और आपके पास इस तरीके से पीक्स आएंगे। तो क्लोरीन में कितनी पीक्स आएंगी? 5 पीक्स आएंगी। आप लोग पढ़ने वढ़ने का मूड नहीं लग रहा मुझे, समझ आ रही बात की? जी सर। ठीक, 5 ही आएंगी। अगला मसला ये है कि आप लोग अब बड़े हो जाओ। पहले तो ये बता दो कि आपको बता रहा हूं कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन, इसको मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, फेंक दिया इसको उठा के। ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 79, जबकि दूसरा होता है आपके पास ब्रोमीन 81। इन दोनों की परसेंटेज 50-50% होती है। सोच के बताएं, ब्रोमीन को अगर मास स्पेक्ट्रोमेट्री में फेंक दें, कितनी पीक्स आएंगी और कहां कहां पर आएंगी? वर्किंग शुरू कर दो, वैसे नहीं कर सकते दुकान, जल्दी करो। जल्दी करो, ये एटॉमिक सिस्टम में करवा चुका हूं मैं। सर इसकी भी तो 5 ही होंगी ना? 5 ही होंगी सर। सर को हमारी आवाज नहीं जा रही। यहाँ वो हाइब्रिड क्लास चल रही है शायद। हाँ, और फिजिकल भी पढ़ा रहे हैं ना। सर को टेक्स्ट कर जोर दो। से बोल के देखो। नहीं नहीं, सर ने आवाज बंद की होगी, क्या पता। सर को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो। हाँ, अगर इतना जरूरी है क्लास तो। देख रहे हो व्हाट्सएप? व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई नहीं दे रहे। क्या चाह रहा है? सर को इंस्टाग्राम पे डीएम करो। नहीं नहीं, वेट, स्नैपचैट बना दो। निकाल दिया आपने? कितनी? सर 5 आई हैं सर। ऐसा वो तो ठीक है, लेकिन सर ने आपसे पूछा नहीं तो क्या? 5? सर 5 होंगी ना इसकी? हाँ सही है। मास बताओ कहाँ कहाँ पे आएंगी? सर 79 पे, 81 पे, एक 158 पे, एक 160 पे, एक 162 पे। सेवेंटी एट, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। अपना काम हो जाएगा इसमें। कहाँ कहाँ पे पीक आएगी? ढक्कनों नहीं होगा काम। 79 और 81 पे आएगी सर इसमें। सर 70। जादू की चीज सर होती है। सर मास तो ज्यादा करें ना आप, 150, 160, जी 162 तक खींचे। 78 तो लाया कहाँ से?
सर रेशियो तो सेम है ना, तो 1:1 है जैसे। क्या बी आर प्लस क्या होगा? नंबर ऑफ पीक सेम होगा लेकिन रेशियो डिफरेंट होगा क्योंकि आप 79 78 मल्टीप्लाई कैसे होगा? यस एग्जैक्टली। तो उससे न्यूट्रॉन निकल जाता है, ये प्रोटॉन निकल जाता है। ये है क्या पता तुझे? ये एलिमेंट है, ये नंबर लिखा क्या है? मास नंबर क्या होता है? अबे तेरी उसको मास नंबर नहीं पता था आप। जब चार्ज आता है तो ये निकलते हैं, भाई एएस के बच्चे हैं आते ना, हैं, क्या जमा होते हैं, ऐड होते नहीं हैं। पता। टिल भाई। बात तो ठीक है, इतना तो हम भी नहीं थे भाई एएस में। ये लेवल है, यकीन करो इतनी स्पीड लो किसी की नहीं होती, तुम लोग लेवल ही अलग है। अगर ये स्प्लिट हो जाए, आपके Thank you, पास sir. बी आर पॉजिटिव बनेगा, और अगर ये स्प्लिट ना हुआ तो बी आर टू पॉजिटिव बनेगा। बी आर पॉजिटिव में कौन कौन से चांसेस हैं आपके पास? 79 81 एक 79 वाला, 981 सर। एक 81 वाला। इसकी पीक आएगी 79 पे, इसकी आएगी 81 पे, कहानी खत्म। जी सर। उधर चलो तो बी आर एंड बी आर, ये भी 79, ये भी 79, तो पीक कहाँ पे आएगी? 158 पे। 158। अगर ये वाला 79 रहे और ये वाला 81 हो जाए तो पीक कहाँ पर आएगी? 160। 160 पे। आप लोग क्या चीज हो, मैथ्स नहीं आती है? बी आर 81 एंड बी आर 79, 160। अगेन 160 पे, एंड बी आर 81 एंड बी आर 81, क्या रहे हो तुम लोग? इतना टाइम 162। तुमने लगाया है तो बच्चे जुबानी कर देते हैं यार, तुम लोग क्या चीज हो? ये मैं करवा के आया हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग नहीं आता, देख लो आप लोग। अभी आपसे पूछो एक्सेल की कितनी वीक्स आई, मैं करवा के आया था एएस में, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आपके पास एक 79 पे पीक आएगी, एक आपके पास 81 पे पीक आएगी, एक आपके पास आएगी जाके आगे 158 पे, एक आएगी आपके पास 160 पे, एक आएगी आपके पास 162 पे। पहले तो आओ इधर, इनकी हाइट क्या होगी? शाबाश, इनकी हाइट क्या हो जाएगी? तो सेम रहेगी। सेम। उधर हाइट क्या हो जाएगी आपके पास? 160 की ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये इतना काम तुमने इतना टाइम इसमें बर्बाद किया, क्यों किया भाई? होश में रहो। अब क्लोरीन पे वापस आया हूं, वो कहता है कि मुझे ना इसी में मुझसे कहता है कि लो वाली पीक की रेशियो क्या है, मैंने बताया 3:1, हाई वाले की रेशियो क्या है, मैंने कहा 1:2:1। वो कह रहा मुझे ना एक ही स्पेक्ट्रम के अंदर सबकी रेशियो बताओ, जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। कर सकता हूँ ये काम, आपसे करवाएगा। देखिए इन दोनों को कंपेयर करना मसला नहीं था, इन तीनों को भी कंपेयर करना मसला नहीं था। वो कहते सबको एक साथ कंपेयर करो, जो कि एक मुश्किल टास्क है। मुश्किल टास्क है तो होगा। आपके पास एक 35 पे, एक 37 पे, एक 70, एक 72 और एक 74 पे पीक आई थी। इनकी आपको निकालनी है सबकी परसेंटेज, ताकि एक ही गो में कर दें। बेटा इसकी बात करें, अब आ जाए जरा, ये काम करना पड़ गया हमें तो जिंदगी में, आ जाए। इसके चांसेस कितने होते हैं 35 वाले के? सर कितने 75%। होते हैं? कितने परसेंट होती है 75। ये बता इसका ratio। और 70। इसकी 25। उधर आ जाओ। इस वाले में आपके पास बनेगा 3/4, और वो कितना बनेगा 3/4, 2 हो गए ना। आंसर क्या आएगा? 9/16। अगले वाले में आ जाओ, जल्दी करो। 3/4 इंटू, आंसर क्या आएगा? 3/16। आने दो, आगे आ जाओ। 1/4 एंड 3/4, तो 3/16। इधर आ जाओ आखिरी वाले में 1/4, 1/4, आंसर क्या आएगा? 1/16। तो
अब आप बताएं मैथ्स की बेस के ऊपर क्या इनको आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं? यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, वहां पे डिनोमिनेटर कितना है? मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं। दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड ना। उनका डिनोमिनेटर 16 है, इनका डिनोमिनेटर 4 आ रहा है। सबको इक्वल करना हो तो सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सेम करना आता है? मल्टीप्लाई क्या बाय करो, 4। 4 से मल्टीप्लाई करें और 4 से डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, इसका आंसर आ जाएगा 12/16। इसका आंसर आ जाएगा 4/16। ऐसा करने से आपके सबके जब डिनोमिनेटर सेम हो गए, नाउ दे आर कंपेरेबल। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, सबका डिनोमिनेटर 16 आ गया है, इसका मतलब कहानी खत्म हो चुकी। इसका मतलब आपके पास 35 वाले की हाइट कितनी होगी? 12 की हाइट होगी। 12। तो आपके पास इसकी हाइट जो है चली जाएगी 12 तक, तो 3 और फिर 3 6 करके यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, बाढ़ में गया। 37 वाली की हाइट कितनी होगी? 4 के बराबर होगी, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4, ये भी गया। 70 वाली की हाइट कितनी होगी? 9 के बराबर होगा, तो यहां से हम गए 4 हो गया, और फिर जो है 6 हो गया, और फिर जो 8 हो गया, और फिर यहाँ पे 9 हो गया। 72 वाली की हाइट, शाबाश। बताओ इनको बावलों को, डबल चांसेस हैं। 6। आनी तो 3 चाहिए थी, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना उसको। 6। तो 3/16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6/16 बनेगी इसकी रेशो। इसका मतलब इसकी हाइट जो है दैट विल बी 6 तक होगी। और आखिरी वाले बावले की हाइट कितनी होगी? 1 के बराबर होगी। तो दे, ये भी आपको काम आना चाहिए। दिस इज क्लियर? क्लोरीन का। नाउ ऑल द पीक्स आर कंपेरेबल। क्लियर? पक्का समझ आ गया? तो मैं बाद में सब कुछ पूछता हूँ दोबारा, देख ले बहुत से। अभी तो सोच रहा किसी और के बारे में। अब आओ जरा धंधे पे वापस। यहां पर मेन फीचर जो थे उसको देख लें। सबसे पहले आपने वेपराइज किया सैंपल को ओवन में, उसके बाद आयोनाइज किया था किससे? इलेक्ट्रॉन गन से। एक्सेलरेट किससे किया था? पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट जो लगाई थी, भगाया था हमको। डिफ्लेक्शन किससे की थी? मैग्नेटिक फील्ड से। डिटेक्शन किससे की थी? नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड से, डायरेक्ट डिटेक्टर से। ठीक है, ये इंग्लिश लिखी है, बाकी तो कुछ नहीं हुई है। यहां तक पहुंचाने के बाद आप क्या कर सकते हो? आप जिंदगी आसान कर सकते हो। आपके पास एक आइसोटोप था 35 वाला, दूसरा था आपके पास 37 वाला, है ना? इनकी एवरेज कितनी आएगी? 36, लेकिन होती 35.5 है। क्यों? क्योंकि आपने 35 प्लस 37 का एवरेज निकालने की कोशिश करे। अगर तो ये 1 होता और ये भी 1 होता, तो आप 2 से डिवाइड कर देते, 36 आंसर आता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या? होता ये है कि आपके पास ये होता है 3 और ये होता है 1, तो किससे डिवाइड करेंगे? अगर वो आपसे बदतमीजी करे, आप बड़े हो गए हो, ये क्वेश्चन करके आ चुके हैं, वो कहता है इसकी हाइट जो है, इसकी और उसकी हाइट्स आपको बता देता है कि इतनी इतनी है अबंडेंस। वो कहता है ये 12 है, ये 4 है, अब किससे डिवाइड करूं? 16 से। और अगर वो बदतमीजी आखिरी कर दे, तो आप लोग काफी समझदार सर उनकी नहीं। टोटल अबंडेंस से डिवाइड करना होगा। 75-25, अब क्या करूं? 100 से डिवाइड होगा सर। 100। इससे क्या आएगा आपके पास? एवरेज। इसका आएगा किसी भी तरीके से निकालें, यही आएगा रेशो, वही आपके पास। इनमें से 35 किसका मास था? किसी का भी नहीं था। एवरेज निकाला हो।
आपके पास एक्यूरेट एआर आ गया, किसका? क्लोरीन का। उनकी अबंडेंस निकालते हैं। हल्लो का। चलें फिर आगे आते हैं। एक्यूरेट एआर निकलने के बाद, ठीक है, फिर आपके पास हलवा हलवा क्वेश्चन आने शुरू हुए थे। कहां पर? एएस, एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालना आता है सबको। कौन कौन से आपके पास आइसोटोप्स हैं इसके? एक 10 वाला है और एक 11 वाला। 10 वाले कितने, 11 वाले कितने, डिवाइड बाय कितना? शाबाश, 1 4 आंसर आ डिवाइड जाएगा। बाय 5. ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चंस हैं। देर नहीं कर रहा, सोच जाऊं। जी, क्लोरीन का सैंपल इंट्रोड्यूस करवाया था। कह रहे हैं इसकी कितनी पीक्स आएंगी? क्लोरीन में कितनी पीक्स आई थी? 5। 5 आंसर नहीं है। अगर वो कहता Cl2 की कितनी पीक्स आई थी तो मैं बोलूंगा 5। 5 लेकिन वो कहेगा अगर कि Cl पॉजिटिव कितनी पीक्स आएंगी तो मैं कहूंगा 2। और वो कहे Cl2 पॉजिटिव कितनी आएंगी तो मैं बोलूंगा 3। ये मिला के आपके पास उसने मार्क कर दिया इसको पॉजिटिव वाला। मींस ही इज टॉकिंग अबाउट दिस पार्टिकल। अगर चार्ज ना लगाता तो 5 पीक आंसर था। चार्ज लगा दिया तो फिर आपके पास उसी हिसाब से, बस उसी में देखना आपको, जो आपके पास 3-4 कॉम्बिनेशन बन सकते। क्लियर? आगे आ जाए। ये कह रहा है कि एक मास है मॉलिक्यूल का कितना? 72। कैसे हो सकता है 72? 72 मास कैसे हो सकता है क्लोरीन का? शाबाश बोलो। 35 and एक 37. 35 हो जाए, एक 37 हो 5 जाए, ऐसे ही है। 72 हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है कि एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल्स, क्या चीज सेम होगी? इसके जो दोनों एटम्स हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें क्या चीज सेम है? ओनली 1। सिर्फ 1। Radius सिर्फ सेम. नंबर 17 है दोनों का। ही हो जाएगा। मास नंबर आपके सामने है। जी, न्यूक्लियॉन नंबर सेम है दोनों का। नो सर। नहीं, शाबाश, न्यूक्लियॉन नंबर सेम है। इसको कहते हैं बाजी न्यूक्लियॉन नंबर। सेम नहीं है ये। क्या चीज सेम है? रिलेटिव आइसोटोपिक मास, इसी को कहते हैं। सेम है? नहीं। 1 आंसर होगा। अब पता नहीं कैसे किया उसने, लेकिन कर दिया। बेटा इन दोनों में आप लोगों को जब वो पूछेगा कि 19 तारीख को बेटा डिफाइन एटॉमिक रेडियस, डिफाइन एटॉमिक रेडियस, आप आंसर लिख के आएंगे रेडियस ऑफ एन एटम, और बाहर आगे बोलेंगे कि जबरदस्त पेपर हो गया। क्या होता था एटॉमिक रेडियस? क्या होता था? Distance from the डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस द से लेके आउटर इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस। ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। इंटरनल फोर्स होती है जो साइज बनाएगी। ये खींच रहा है। अच्छा, वो तो बॉन्ड लेंथ हो गई जो मैंने बताई, सॉरी। इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 17। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17। जो इसमें फोर्स होगी तो बेटा उसमें भी तो वही फोर्स होगी। ये तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसकी वजह से आप कह रहे इसका रेडियस बड़ा होगा या छोटा होगा। रेडियस तो दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है। क्या चीज डिफरेंट है? न्यूक्लियॉन का मतलब क्या? न्यूट्रॉन डिफरेंट है। फोर्स में आ जाओ, न्यूट्रॉन डिफरेंट है। न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? शेल्स में होते हैं। तो उससे कोई साइज, एटम के साइज में फर्क पड़ेगा? न्यूक्लियस मोटा हो जाएगा ना। कितने दुख की बात है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं।
कुछ पढ़ाया है जिंदगी में, फिर दोबारा दोबारा बनाना पड़ रहा है। किस 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 चीज को हाथ लगाऊं मैं, ढक्कनों? कब बड़े हो गए तुम लोग? देख लो कोई ख्वाहिश पूरी बुरी ना रहे। दोनों का साइज बराबर नहीं है। क्यों बराबर है? न्यूक्लियस से फर्क नहीं पड़ता। अबे ढक्कन, द साइज इज डिसाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। वो ये ने दो जो एक्स्ट्रा पड़े हुए इसमें, उससे साइज पे कोई फर्क पड़ा? तौबा, तौबा। ये तो करने की हिम्मत नहीं होगी तुम लोगों में, करना इसको। ये देखें हम, आपके पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करके रिलेटिव जो एटॉमिक मास है ना वो एक्यूरेट हो गए। एक्यूरेट। ये है आपका पेपर, वो है उनका पेपर, पेपर पेपर पेपर। बेटा ये है ओ लेवल का पेपर। ओ लेवल के पेपर में आपको आखिर में दिया होता है पीरियड टेबल। ऐसे कम नजर आएगा, ऐसी तरह ज्यादा नजर आएगा। इसको रोटेट कर रहा हूं। बेटा इसका मास नंबर कितना है किसी का भी? ये मास नंबर है। सिर्फ एक मास नंबर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं। ये था ओ लेवल्स। ये आ गया एस लेवल। ये कहां से आ गया एस लेवल? ये भी नहीं। चलो ढूंढते हैं फिर। ये आपके पास ए लेवल का टेबल आ गया। आ रही समझ? सब फ्रैक्शन में आने शुरू हो गए। देख ले, वो ज्यादा एक्यूरेट था या उधर साथ लिखा होता इसको? इसको 9 ही लिखा हुआ था। 9 ज्यादा एक्यूरेट है, 9.0 ज्यादा एक्यूरेट है। ये आप लोग ओ लेवल से एएस में आए हैं, ये हो गया। जब आप आगे जाएंगे यूनिवर्सिटी में तो आपके पास लिखा होगा इसको 6.879 ऐसा कुछ। इनमें से ज्यादा एक्यूरेट जिसमें सिग्नल फिगर ज्यादा हो जाए वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। तो अगर आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज करेंगे तो आपके पास और एक्यूरेट होते जा रही है। इसलिए आपको ये बात उससे पहले ओ लेवल में होल नंबर दे के करवाई थी। यहां पर देखें आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तो आपके पास हार्डन का मास इतना हो जाएगा। ये एक्यूरेट है। अब तक की जितनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है इसके ऊपर, ये एक्यूरेट है। वो कह रहा है कि अगर आपको ये सही पता होंगे तो आप बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। एक गैस है जिसका एमआर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भाई? इसका मतलब 28 ही है ना। वो 28, अभी तक एएस में भी 28 ही। वो कह रहा है इट कैन बी दिस वन। पता क्यों? और दिस वन और दिस वन। हाँ, आपको ये बात पता थी कि नाइट्रोजन 14 होता है तो आपके पास दो नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा। ये आपके पास 12 + 16, ये कितना बना? 28। ये आपके पास 24, दो का और चार मिला के कितना बना? 28। तो आप तो बोलेंगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास ये एक्यूरेट हो तो फिर आप असल में पहचान सकते हैं। शाबाश, बताएं अब कि असल में कौन होगा इन तीनों गैसेस में से अगर उसका एमआर 27.995। सीओ होगा। मार्किस जी से अगर ये आंसर आया
सर वो किस होगा वक्त आपने चेक किया था? बता यार इसको, मैं इसको कोड वोड C2H4 दूंगा होगा। मैं, बस हो गई मेरी। टॉपिक कौन सा पढ़ रहा है ये बंदा? ना क्लास से कोई 3 घंटे पहले आके बैठ जाता है कि केमिस्ट्री क्लास है, ढक्कन टॉपिक कौन सा कर रहे हैं हम लोग? मार्किंग स्कीम। जी सर हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड C2H4 होगा सर, कार्बन सी ही होगा मोनोऑक्साइड। आंसर। मोनोऑक्साइड। क्या CO आंसर होगा? कैसी प्लस किया आपने, गुड बेटा। अगर आप इसको करेंगे ना, इसको अकल बड़ी है भैंस से, इसका आंसर कितना आएगा? 28.006 आएगा, वो तो नहीं है ये। इस पे आए तो आपके पास 12 एंड 15.995, तो आपके पास आ जाएगा 27.995, यही आंसर हो गया। इस पे जाते हैं तो आपके पास अक्ल बड़ी है भैंस को यूज करते क्या आ रहा था? 0.995 है ना, 0.995 इसी में आ रहा है ना, इसमें। इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए। इनमें से किसमें ऑक्सीजन है? अकल बड़ी भैंस से जो सकता था वैसे भी, लेकिन अगर अकल बड़ी भैंस से कर दिया तो ये भी तो करना। आप लोग घर जाके कुछ नहीं करना, आप लोग बिल्कुल नल्ले लोग हो, आप लोग पेपर भी नहीं करके भेजते। आपने पेपर भेजा? हाँ तू भाई सबसे पहले पेपर लिया, लीक किया, क्या किया? उसकी एनएस बना दिया कर, तुम भेजा कर, तो इतने देर पास टाइम है। पेपर अच्छा बनाया था, बस वो दोस्तों का कॉल आ गई थी मुझे, वरना तो एक ही क्वेश्चन के ऊपर पूरा पेपर खत्म कर रहा था। 52 मार्क का एक क्वेश्चन था, वो दोस्तों की कॉल ना आती तो 60 मार्क का हो जाता। पूरी कहानी नाटक की चली थी ना, नाटक दुनिया में आई कैसे, कैसी चलती थी, कैसे भागती थी, सब नाटक जी। जल्दी से कर दो भाई, चौड़े होके बैठने की जरूरत नहीं, जल्दी करो, शाबाश। हाँ ना भाई, टाइम 2 मिनट का काम है यार, क्या तुम मैथ्स कुछ नहीं करना तुमने यार। बच्चे मेरे पास बैठे होते। ये कौन आया? तेरा भी लेवल है। ये तो नहीं हो सकता, इसके आंसर में 006 आना चाहिए था फिर। ये वाला आ रहा है, C4H6O। ठीक हो गया जी। अब आगे वो बच्चे जो कह रहे थे फ्रैगमेंटेशन पैटर्न है या नहीं है, कुछ तो होगा, कुछ तो करवाऊंगा, बाकी देखी जाएगी। चले जी, फ्रैगमेंटेशन पैटर्न। अब हम चलेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर। एस यहाँ पे खत्म हो गया था, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला मामला, पता ही नहीं था कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई है। जब आप इसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को फेंक दोगे, ये उसकी स्ट्रक्चर को रिवील कर देगा, पूरी स्ट्रक्चर को रिवील कर देगा। जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल,
तो वो टूटते हैं, टूटने में आपके पास एक रेडिकल बनता है, एक क्या बनता है, केटाइन, एंड ओनली चार्ज पार्टिकल विल बी डिटेक्टेड एट डिटेक्टर, and only charged particle will get diffraction, show diffraction according to their what? Charge or mass? Mass. The probability of formation of radical and cation is 50-50. इसको काटने से ये क्या बन गया, केटाइन, और ये क्या बन गया, रेडिकल। ऐसा भी हो सकता था कि ये इलेक्ट्रॉन इसका निकला होता, तो ग्रीन वाले के भी बनने के चांसेस पॉजिटिव 50-50। मॉलिक्यूल कहां से टूटेगा, सोचें। पहली बात, यहां पर जिस जोर से टकराते हैं तो फिजन कौन सी होती है, इसलिए आपके पास ये तो होगा। आप मुझे सोच के बताएं कि मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड ये वाला है, एक बॉन्ड ये वाला है, टूटने के चांसेस किसके ज्यादा है, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला टूटना चांसेस वीक होगा तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। अगली बात, एक आपके पास बॉन्ड होता है ये वाला और एक बॉन्ड होता है आपके पास ये वाला, इनमें से टूटने की चांसेस किसकी ज्यादा? CH। दिस इज नॉन पोलर, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में, बॉन्ड ठीक ठाक मजबूत है, जबकि इट इज अ पोलर, इसने इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ खींचे हैं सारे। एक्चुअली दिस बॉन्ड इज दिस मच वीक, टूटने के लिए रेडी है। तो पोलर बॉन्ड जल्दी टूटते हैं एंड नॉन पोलर मुश्किल से। एंड यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड का टूटना मुश्किल होगा, सिंगल बॉन्ड का टूटना आसान। देखिए ये मॉलिक्यूल को हमने फेंक दिया कि जा बेटा क्या याद करेगा, सही सलामत मॉलिक्यूल, इसका इलेक्ट्रॉन उड़ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये मॉलिक्यूल सही सलामत डिटेक्टर पहुंच सकता है और टूट के भी पहुंच सकता है। क्लोरीन पूरा सही सलामत पहुंचा था। अब छोटा बच्चा कहता है कि सर अगर टूट के पहुंच रहा है तो फिर बचा कैसे? 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब होते हैं नैनोग्राम में भी पार्टिकल्स, तो एक तो नहीं होगा, ये करोड़ों होंगे, उनमें से कुछ सीधे पहुंच जाएंगे, कुछ टूट के पहुंचेंगे। अब आते हैं यहाँ पर, क्या ये बॉन्ड टूट सकता है? यहां से भी टूट सकता है, यहां से टूटने की चांसेस है, नहीं कम है। यहां से टूटने के चांसेस है, यस। पोलर बॉन्ड है, यहां से भी चांसेस है। अब टूटेंगे तो टुकड़े होंगे इनके। लेकिन पहला टुकड़ा मैंने कर दिया, यहां से देखें एक रेडिकल बन गया, ये भी पहुंच सकता है, इसकी भी पीक आएगी, ये पहुंचेगा तो इसकी भी पीक आएगी। हमने कहा इन दोनों के चांसेस के ये रेडिकल बन जाए, ये वो बन जाए 50-50%। चार्ज अगर इसके ऊपर हो तो ये भी पहुंचेगा, इनकी पीक्स आएंगी आपके पास। फिर आगे ये जो टुकड़ा था ये फर्दर भी टूट सकता है, ये तोड़ दूं इसको तो ये बन जाएगा, पहुंचेगा डिटेक्टर पे। यहां से कट कर दूं इसको तो ये वाला पार्टिकल हो जाएगा, ये भी पहुंचेगा डिटेक्टर पे। यहां से कट कर दूं तो आपके पास ये वाला पार्टिकल बन जाएगा, ये भी पहुंचेगा। और जो टुकड़ों में पहले इससे टुकड़े हुए, फिर आगे भी टुकड़े हो रहे हैं, और हर पार्टिकल का साइज मास डिफरेंट है, सो दे विल बी डिटेक्टेड एट डिफरेंट लोकेशन। क्या चीज? टुकड़े जानू ऐसे हो रहे हैं, ये टुकड़ा समझ आ गया ना कैसे हुआ था? बॉन्ड टूटने से बॉन्ड टूट जाता है। तो जब बॉन्ड टूटता है तो टुकड़े तो हो सकते हैं इसके, और टुकड़े के टुकड़े होते जाएंगे और पीक्स आती जाएंगी। समझ तो कख नहीं आ रही होगी, तो कख को लग करने के लिए आपके सामने एक पेज लगाना पड़ेगा। तो पहली बात तो पेज का जो स्टाइल है, बेटा गौर से देखें, ये मेरे पास था C3H6O, एक मॉलिक्यूल है, होगा, इसके 2 आइसोमर्स हैं, एक आपके पास कीटोन है ये, जबकि दूसरा एल्डिहाइड है। इन दोनों को मास स्पेक्ट्रोमीटर में फेंक देते हैं, आपके पास कुछ पीक्स आएंगी, यहाँ पर हमारे पास अबंडेंस होती है, यहाँ पर हमारे पास मास अपॉन चार्ज होता है। दूसरी तरफ बताने की हिम्मत नहीं करते, इसको उठा के इधर फेंक देते हैं।
अगली क्लास इसी के ऊपर बेस्ड होगी, क्योंकि डोज दे दिया मैंने तो संभालिएगा इसको, वरना अगली क्लास में बैक नहीं आने। कल ही क्लास है आपकी, कल आप लोग की क्लास जो है फिजिक्स की क्लास कितने बजे? हाँ, रमजान चल रहा है, उस दिन तो शोर मचाया हुआ था। थ्री टू 4:30। फिर दोबारा जाके आना पड़ेगा आपको, क्या करें आप लोग? तो मैं पिछले टाइम के हिसाब से क्लासेस रखने का 4:30 से क्लास तो नहीं, 4:30 पे अभी तो करते रहे क्लैश, आपको टाइम नहीं है क्लैश बचाने का मेरे पास। 4:30 का मतलब 4:30 छोड़ देंगे, मैं टाइम ना बर्बाद हो, सोच के पूरा बढ़िएगा, नहीं तो आपको क्लास में उठ के आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मैं सिर्फ अगली क्लास में आपका सिर्फ 15 मिनट का काम, बाकी सारे क्वेश्चन क्वेश्चन करवाने हैं मैंने बस, ठीक है? तो उठ के खुद ही आ जाएगा। अच्छा जी बेटा, पहली बात, ये चार्ज पार्टिकल होकर पहुंच सकता है ना ट्रैक्टर पे, इसका मास कितना होगा? लेट्स काउंट। अगर आपके पास 3 कार्बन हो गए तो 36 हो गया ना, एंड 6 एंड 16 मिलाओ कितने हुए? 18, 58। आपके पास एक पीक 58 पे आएगी, जो कि होगी CH3 CO CH3 पॉजिटिव। यस नो? ये मॉलिक्यूल सही सलामत पहुंच गया, इस पे इलेक्ट्रॉन निकला था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन के। अगर ये यहां से टूट जाए तो कहां कहां पे पीक आएगी? इसका मास कितना बनता है? 15। 15। यस नो? आपके पास एक पीक आएगी 15 पे, जो कि होगी CH3 पॉजिटिव की। अगर ये टूटा है तो ये भी तो बना पार्टिकल, इसकी पीक कहां पे आएगी? नहीं नहीं, पहले तो तोड़ के दिखा रहा हूं। 43। इसका मतलब आपके पास एक पीक 43 पे भी आएगी, एंड दैट पार्टिकल इज CH3 एंड को। अच्छा अब जरा सुनिएगा, ये यहां से भी टूट सकता है, यहां से भी टूट सकता है, तो पीक कहां पर आएगी इसकी? 18, 28। 28। 28 पे पीक आएगी, एंड दैट इज CO पॉजिटिव। अगर यहां से तोड़ा था 28 की पीक निकाल दी, ये पीक कहां कहां पे आएंगी? 15, 15। हाँ, इतनी बड़ी क्यों है? नहीं, बड़ी छोटी का छोड़ो अभी फिलहाल, अभी सिर्फ पीक्स आ रही है बस, वो हाइट तो क्लियर। आगे भी कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या ये मॉलिक्यूल आगे टूट सकता है? तोड़ दूं? कितने पीक आएगी? 20 पे ये, 15 पे ये, जो प्रॉबेबल पीक्स निकाल दी उधर आ जाओ। एक पीक आपके पास आएगी यहां पर 58 पे, इसका भी MR सेम है, एंड दैट इज CH3 CH2 एंड 2 पॉजिटिव। अब बताओ, अगर ये यहां से टूट जाए, है चांसेस? तो सारे CH है, फिर टूटे हुए नहीं। ये नहीं कहा था मैंने, टूट तो कहीं से भी सकता है, आपको ये नहीं पता कि इसके भी हालात आगे खराब हो सकते हैं। ये जो आपके पास CH3 था ना, ये आगे भी टूट सकता है। इसकी पीक कहां पे आएगी? 15 पे। अगर ये टूट जाए आपके पास, अब पीक कहां पे आएगी? 14 पे भी आएगी, दैट इज CH2 पॉजिटिव। ये टूट जाए 13 पे भी आएगी, CH पॉजिटिव। टूटते ही जाएंगे, जितनी पीक, पता नहीं कितनी पीक्स आएंगे, ठीक है? टूटने में कोई मसला नहीं, यहाँ पे टूट फूट चल रही होती ठीक ठाक, इतनी पीक्स आएंगी, इतनी पीक्स आएंगी। अगर मेरे पास ग्लास हो कांच का, उसको उठा के जमीन पे मारूं, कितने टुकड़े होंगे? और अगर 2 हुए तो शर्त लगा के लगा सकते हो, अमेरिका अमेरिका। हाँ, कोई बता सकता है कितने होंगे टुकड़े? ऐसी किसी मॉलिक्यूल से कितनी पीक्स आएंगी अल्लाह जाने। इसलिए एक चीज होती है, कहते हैं अपने काम से काम रखना।
वो लोग बड़े कामयाब होते हैं जो अपने काम से काम लगते हैं। सही। यही पूरा मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमें पढ़ाया गया 6 महीने। आपको पढ़ा 2 क्लासेस में। इससे अपने काम से काम रखेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। कितनी पीक्स बनेगी? सिर्फ 5 पीक्स अपने पास सिलेबस में है, बाकी नहीं है, तो इसलिए आप 5 पीक्स की तरफ ही ध्यान रखिएगा। उसके आगे पीक्स तो बहुत बनेगी, अपने काम से काम करते रहेंगे। जी बेटा, अगर बेटा यहां से टूट जाए तो आपके पास इसकी 1 की पीक बनेगी या इसकी 57 की बन जाएगी? बनने दो। अगर बोले 57 पीक किस वजह से आ रही है, तो मैंने कहा कि दैट इज CH3 CH2 एंड को। आगे बदतमीजी कर रहा है, बोला 29 पे एक पीक आई। मैंने कहा अच्छा। बोला पार्टिकल बताओ। मैंने कहा मॉलिक्यूल देखने दो। मैं देख देख के थक गया। 29 कौन है? पर बीच में से तोड़ दें, दोनों 29 की पीक बना दें। बोला 15 पे भी पीक आ रही है, और बोला आपके पास के 13 पे भी पीक आ रही है। ये पार्टिकल बता दो, मुझे बता दो। 15 पे वो 29 का कौन सा पार्टिकल है? या तो Q हो सकता है, मानो 12-16, या फिर C2H5 भी हो सकता है। 15 बोला तो CH3 हो सकता है। 13 बोले तो क्या हो सकता है? 13 बोलेगा तो पीछे सिर्फ 1 कार्बन की भी रहेगा। पीक आएगी, हाइड्रोजन की। कार्बन की 12 की भी आ सकती है, लेकिन जो मेन पीक्स है वो आ रही है हमारे पास। बेटा एक चीज देखिए, इन दोनों स्पेक्ट्रम को देख के मुझे तो पता चल रहा है कि एक पीक ऐसी है जिससे मुझे पता चल जाएगा ये एल्डिहाइड है कि तो वो कौन सी पीक है? 29 की। 29 की पीक इन दोनों में डिफरेंट है। इसमें 29 की पीक बना के तो दिखाओ, और इसमें 29 की चांसेस डबल है। ये भी 29 है ढक्कन, ये भी 29 है चर्सी। आई समझ? अच्छा, तो इसमें 28 नहीं आ सकता। 28 तो हो सकता है, उससे एक हार्डवेयर फिर काट दो उधर से, लेकिन इस पे 29 नहीं आ सकता। कुछ बात समझ आई तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या हुआ, टेंशन वेंशन लेनी नहीं है। आपके पास है 5 पीक्स। कहानी शुरू करें थोड़ी सी। 2 पीक्स करवा के छोड़ता हूं बेटा। एक तो आपके पास याद रखिएगा, आपके पास होता है, एक होती है M पीक ना, M पीक। तो पीक समझते हो ना, पान वाली पीक नहीं है ये पीक। कल तुमने जागना ना बीच में, इसको ऐसा दौरा पड़ता ना बीच में। हाँ ठीक, एन पीक। बेटे इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक। कौन सी वाली? मॉलिक्यूलर आयन पीक। इंग्लिश समझो, कल आपको याद करना पड़ेगा, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, क्या मतलब इसका? सोचो। सर जो पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल है बिना टूटे। मॉलिक्यूल रीच्ड एट डिटेक्टर विद स्प्लिटिंग या विदाउट स्प्लिटिंग? विदाउट स्प्लिटिंग सर, क्योंकि एम है ना। एक मॉलिक्यूल था लुकिंग ब्यूटीफुल, ये वाला। इसमें लगे हुए थे H H H। अब काउंटिंग करवाता हूं, इसका मास 12 है, इसका मास 35 है, इसका मास 111। इसकी एक पीक आएगी, कहां पर आएगी? तो 50 पे आएगी एक पीक। ये जो 50 पे पीक आएगी, इस पीक को हम कहते हैं M पीक। मींस इट इज CH3Cl पॉजिटिव molecule reached at detector at without splitting। एक पीक आपके पास और आती है, और वो होती है M+1 पीक। दिस पीक इज ड्यू टू कार्बन 13। आप सोचो, अगर इसमें कार्बन 12 की वजह से पीक आपने देख ली, अगर ये कार्बन 13 हो जाए तो पीक कहां पर आएगी?
51 सोचो सोचो सोचो। पे सर। 51 पे। इससे 1 यूनिट ऊपर जाके यहाँ पे पीक आएगी, हाइट इसकी बहुत कम होगी, हाइट इसकी बहुत कम होगी, एंड दिस इज नोन एज M+1 पीक। किस वजह से? कार्बन 13 की वजह से। बताते हैं भी। सिर्फ ये 2 पीक्स करवा के छोड़ रहा हूं। एम पीक से क्या फायदा है? एम पीक का फायदा क्या? बेटा कोई बताएगा? आपको बोला कि एम पीक आ रही है 60 पे, एम पीक आ रही है 72 पे, एम पीक आ रही है 90 पे, क्या पता चलेगा? MR पता चलेगा ना सर? एम आर पता चलेगा, चर्सियो हिरोचियो एम आर पता चलेगा, एम आर पता चलेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? एमपी से क्या पता चलेगा? मॉलिक्यूल पूरी की पूरी का। M+1 पीक का कोई फायदा पता नहीं। इसकी हाइट बहुत कम होती है। हाइट क्यों कम होती है? क्योंकि कार्बन 13 की परसेंटेज बहुत कम होती है। कार्बन 12 की परसेंटेज जो होती है वो ज्यादा होती है, कार्बन 13 की जो परसेंटेज होती है बहुत कम होती है। इसलिए M+1 पीक की जो अबंडेंस होती है कम होती है और M पीक की अबंडेंस ज्यादा होगी। तो फायदा बढ़ाने का हाँ क्या फायदा? ये है कि अगर आपको अबंडेंस पता चल जाए M और M+1 की, आप उससे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में कार्बन एटम कितने हैं वो हम निकाल सकते हैं इन दोनों की रेशो से। बेटा फॉर्मूला है नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1.1 इनटू द हाइट abundance of M+1 peak divided by M। याद रखना। किसी को याद हो गया फॉर्मूला? हो गया सर। क्या बताता है ये आपको? आपको ये भी बता दूं कि कार्बन 13 की परसेंटेज है बहुत लो, आउट ऑफ 100। फॉर्मूला कैसे है पता नहीं, लेकिन दिस फॉर्मूला यू शुड नो। ये फॉर्मूला आपको भूल सकता है, मुझे भूल जाता तो आपको भूल सकता। लेट्स से इस फॉर्मूले को भुला देते हैं। अब मुझे नहीं पता, याद आ रहा कि यार ऊपर 100 था या ऊपर 1.1 था, मैं भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। मेरा क्या, मैंने 1.1 लिखा, नीचे लिख दिया 100। इसका आंसर होल नंबर में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा? आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें आना चाहिए? होल नंबर में आने आजकल चाहिए। बड़ी बहस, फॉर्मूला याद हो रहा है आपको, होल नंबर ऐसे ही आ सकता है। दूसरी बात, इनमें से ये नंबर ज्यादा है ना, इससे जो मल्टीप्लाई होगी पीक वो होगी छोटे नंबर वाली। किसकी हाइट कम होती है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। M+1 की हाइट इसके सामने आएगी, बड़ी के साथ छोटी, तो फिर छोटे नंबर के साथ बड़ी, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से निकलेंगे। कुछ बात समझ आएगा? पक्का वाला भेज दो। अच्छा भाई, चलो क्वेश्चन करते हैं, छोड़ते हैं। फॉर्मूला क्या था? 100/1.1 मल्टीप्लाई बाय M+1 ओवर। ऊपर क्या आएगा? 100। नीचे क्या आएगा? उसको किससे मल्टीप्लाई करूं? बताओ, लिखा हुआ है। सर M+1 कम अबंडेंस वाली। और नीचे 1/13। ये बात समझ आई? मुझे तो नहीं आई होगी। अबे ये लिखा है M और M की रेशियो क्या है ये, तुझे ये याद रह जाएगा। पहले M बोला था, उसके बाद M+1 बोला। सही है, आंसर निकालो कितना। बस नया कर दे, बाकी कह रहे।
6 पॉइंट, खुल के बोलो ना, 7 हो गया ना, ऐसे ही है। आगे ऑर्गेनिक आती है। ऑर्गेनिक तो आती है किसको? अपने दोस्त को। जानू, इसमें 7 कार्बन का कंपाउंड कौन सा? हेक्सेन। इसको तो लेवल है। इसके लिए आनी चाहिए ऑर्गेनिक, 7 कार्बन होने चाहिए। बट तो मतलब 8, हेक्स 6, ये बोला हेक्स तो 6। ट्राई मिथाइल का मतलब क्या हुआ? 3 डी हो जाएगा सर। ट्राई मिथाइल 3, एक मिथाइल में 1 कार्बन होता है। पेंट का मतलब 5, डाई मिथाइल का मतलब शर्म के साथ क्या बोला? डी आंसर है, लेकिन पता नहीं कैसे। चलो बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है, छुट्टी मारो। क्या मॉक? हाँ, क्या टाइम दिया? 11 बजे दिया। ओ को दिया 10 बजे का टाइम मैंने। 30 तारीख को पेपर है। कल तो भी तो एक तरह ओ पे था, ओ में आता था तुम लोग कुछ? तुम लोग आखिरी रात तक बैठे हुए थे कि सर गैस बताएंगे। अभी भी तो ओ की क्लास में कभी आके देखना, तो बोलना क्वेश्चन 1 में कोई मसला, 2 में कोई मसला। उनका पेपर तो 2 मिनट के अंदर डिस्कस होता है, ये नहीं होता। बार बार बोल रहा हूँ, 80 मार्क का पेपर है बेटा, कोई एक क्वेश्चन 10 मार्क का है, 2 मार्क तो तुम्हें आते हैं। बोलते रहे। वो ऐसे आगे खड़े थे तरावी में, उनको बोले मेरे पास ना बैठो, किसी जाके मस्जिद में बैठ जाओ, वहां पे सुन लोगे तुम लोग। ठीक है जी, तो फिर कल बच्चा पार्टी ऑन करते हैं। कितने बजे बोला आप लोगों ने? मुझे ये बताओ कि अगर आपकी क्लास 3 बजे है यहाँ पे, तो ये छोटे बच्चे चूजे घूम रहे थे, क्लास कितने बजे आपकी बात होगी? हाँ, लाजमी सी बात है, जुम्मे के टाइम पे तो नहीं कर सकते। 4:30 बजे उनको ऑक्यूपाई कर लेंगे तो अच्छी बात है। मैसेज अभी आया उनका, तो हम लोग कर लें फिर 4:30 से 6, साढ़े हाँ 6। ये तो गया, इसको तो कुछ बचा नहीं है, टांगे वांगे तोड़ने वाला है। हाँ अच्छा, मैं क्या चीज? आइडो फॉर्म मुझे नहीं याद अभी।